आईआईटी टैग एक बहुत ही बड़ा टैग है इंडिया के अंदर। जिस समय आप आईआईटी का पार्ट बन जाते हैं, आपको वहाँ पे जाके रियलाइज़ होता है कि हम कुछ नहीं है। हमारे यहाँ से एक लड़की आईएम में गई है, मैंने उससे रूटीन पूछा, मैंने कहा क्या चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है। कह रही कि सर हम लोग केवल 3 घंटे सो रहे हैं। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार भैया का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, तब मोहल्ले वालों ने पूछा कि क्या करते हैं, हमने बोल दिया कि भिंडी खाते हैं। पूरे मोहल्ले में आप यकीन करिएगा सब लोग भिंडी बनाना स्टार्ट कर दिए। An IIT IIM tag, it looks like success, prestige, power, but behind it, sleepless nights, pressure, sacrifice. Dream big, but remember, every dream has a cost. प्लेसमेंट के लिए बैठा तो पहली कंपनी थी डेलाइट, उसमें मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। जो सेकंड टेस्ट था उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रिलैक्स करूंगा, मेरा हो नहीं रहा है। मैथ्स में गया तो मैथ्स में मुझे 2-3 दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि यार प्लेसमेंट ऑफिस से फ़ोन किया जाता, तुम्हारा IBM के ISL लैब में कंप्लीट हो गया था, तुम्हें आके बस इंटरव्यू देना था। तो मैं बहुत सरप्राइज था, मैंने कहा यार मैं तो उसमें 1% चांस नहीं था। मुझे उस दिन समझ में आया कि लाइफ में अगर 1% भी चांस नहीं होता है तो भी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि कुछ और करना चाहिए। मैंने दिल्ली में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं एक बार क्लास लेके मैकडी के कैफेटेरिया में गया। कैफेटेरिया में लाइन में लगता हूँ और लाइन के आगे कम से कम 10 लोग थे और वो एकदम से साइड में हट जाते। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो मुझे नहीं पता था वो सब स्टूडेंट्स थे। मैंने कहा इसमें मतलब मेरे को आना है। कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा। आईआईटी ने भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज निकाले हैं, IIM के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। कोर्सेज वो बहुत अच्छे हैं। हमारे जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो हर चीज़ को टाल देते हैं। मैंने कहा एक QR कोड बना के दिखाओ, मुझे नहीं बना पाए सर। यही कोर्सेज जब आप IIT के अंदर कर रहे होंगे और उस बच्चे को बोलेंगे, वो बना के दिखाएगा आपको, कहेगा वो कि बेबी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। वेलकम टू ड्रीम टॉक्स पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं वरुण पांडे सर से, जो कि एक IIT रुड़की के एल्यूमनाई हैं, और हमने कई सारे पॉइंट्स पे बात किया है रिगार्डिंग IIT, IIM एंड किस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन डिफरेंट है, क्या इधर पे एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलता है और किस तरीके से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, क्या गलतियाँ हैं, क्या उन्हें सुधारना चाहिए एंड क्या स्टूडेंट्स को बाहर जाके पढ़ना चाहिए या IIT, IIM के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आइए लेट्स एंजॉय द पॉडकास्ट। तो सर, जब मैं आपकी सबसे पहले प्रोफाइल देख रहा था तो सबसे पहले मुझे एक ही चीज़ दिखाई दी, वो थी IIT रुड़की। ठीक है सर। अब मेनली जैसे कि हमारे हाउस होल्ड्स में होता है, बचपन से हमें पुश किया जाता है कि IIT करना है, JEE करना है, आपको नीट करना है, एंड देन उसके बाद ये प्लांटेड होता है घर से ज़्यादातर, या फिर होता है पीयर प्रेशर से। तो आपकी क्या स्टोरी थी IIT के पीछे, JEE के पीछे? आपका भी प्रेशर ही था? राइट। एक्चुअली में मेरे अंकल हैं, उनके 3 बेटे हैं और तीनों बेटे IIT से पास आउट है। तो इवन उनकी हमेशा से थ्योरी रही है अंकल की कि हम जब भी हार्ड वर्क करेंगे उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। तो ये बिलीव करते हुए ही हमारे इवन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर का जो फर्स्ट मेंबर जो डिसाइड कर देता है फैमिली के लिए, वो पूरी फैमिली फॉलो करती है। मुझे अभी भी याद है चाचा जी के जो पहले बेटे थे, उनका एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में चाचा जी कराने के लिए जा रहे थे, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा मन है एक बार ड्रॉप लेके चीज़ों को करने का। उन्होंने कहा हाँ मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने उस साल एक बार और ट्राई किया और उनका पहली उसमें सेकेंड अटेम्प्ट में वहाँ पे IIT कानपुर में मेटलर्जी ब्रांच उनको मिल गई। ओके। तो वो एक फैमिली के लिए डिसाइडिंग पॉइंट था। ओके। क्योंकि फैमिली में जो बात के मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। जो पहली बार जो मेंबर जिस चीज़ को करता है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। ठीक है। वहाँ से पूरी फैमिली आपकी ट्रांसफॉर्म्ड होती है। उसके बाद उनके जो मेरे सेकेंड ब्रदर थे वो भी IIT में गए, थर्ड ब्रदर, उसके बाद फिर मैं भी IIT में गया। तो वो उसमें फिर हम लोगों के लिए वो नॉर्मल जैसा था, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ हमारी फैमिली में हो रही थी। अच्छा। तो मुझे अभी भी याद है जब पहली बार भैया का IIT में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने सब मोहल्ले वालों ने पूछा कि क्या करते हैं। हमने बोल दिया कि भिंडी खाते हैं। पूरे मोहल्ले में आप यकीन करिएगा सब लोग भिंडी बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो पहला मेंबर है उसको सबसे ज़्यादा टफ मेंटल बैटल होती है उसके लिए। बाकियों के लिए पूरी आसान हो जाती है अगर एक इंसान चले जाता है। देन उसके बाद अगर आप कहोगे आपकी जर्नी, जैसे कि आपने जब तैयारी स्टार्ट करी तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी था फिर वो चीज़ें करना? हाँ, हमें पता था कि एंड ऑफ द डे मेहनत करनी पड़ती है, एंड ऑफ द डे 8-8 घंटे लगना पड़ता है, रिजल्ट आएगा, नो डाउट।
तो फिर जब आप आईआईटी पहुंचे आपको क्या लगा कि जब आप आईआईटी से पास आउट हुए सब कुछ वर्थ इट था, जो भी मेहनत थी, जो भी मैंने किया एंड एवरीथिंग जो मैंने फॉलो किया वो ये नहीं था कि मैंने आउट ऑफ पीयर प्रेशर फॉलो किया, या फिर वो सही था जो मैंने किया? जब मैं आपको बताऊं 2010 की बात, 2010 में जब मैं आईआईटी रुड़की में था तो मेरा प्लेसमेंट सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था। 2011 का मैं पास आउट हूँ। उस समय जब 2010 में मैं वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए बैठा तो पहली कंपनी थी डिलाइट, उसमें मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी ऐसे निकल गई, उसमें प्लेसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फोर्थ कंपनी आई थी आईबीएम आई थी। आईआईटी में जनरली आईबीएम की जो आईएसएल लैब है वो आती है, जो कि आपकी मेनली रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और ऑपरेशनल के लिए वो जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में, आईबीएम जो जीबीएस जाती है। तो आईएसएल के लिए मुझे अभी भी याद है, आईआईटी रुड़की में 2 शाम को 7 से 8 एक टेस्ट हुआ, 8 से 9 एक टेस्ट हुआ। दोनों टेस्ट में मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया और दूसरे टेस्ट में ऐसा था कि अब मेरा होगा नहीं। जो सेकंड टेस्ट था उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब अगले 1 वीक में कंपनीज आनी है, मैं रिलैक्स करूंगा, मेरा हो नहीं रहा है। सुबह सुबह 9-10 बजे का टाइम था, मुझे आराम से मैं सोया हुआ था और मुझे वहाँ से आईआईटी रुड़की, मतलब रुड़की के कोर्ट से एक फ़ोन आ रहा था। जनरली फ़ोन हमारे गाइड करते थे, हमारे जो टीचर्स होते थे वो करते थे लैंडलाइन नंबर से। उस फ़ोन को तो हमने उठाया ही नहीं। अच्छा। और वो प्लेसमेंट ऑफिस से फ़ोन आ रहा था। वो दिन था और उसके बाद फिर वो फ़ोन मैंने पिक नहीं किया। 2 बार फ़ोन आया, फ़ोन पिक नहीं किया। फिर जब मैं आराम से रिलैक्स होकर मेस में गया तो मेस में मुझे 2-3 दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें बार बार वहाँ से प्लेसमेंट ऑफिस से फ़ोन किया जाता है, तुम्हारा आईबीएम के आईएसएल लैब में कंप्लीट हो गया था, तुम्हें आके बस इंटरव्यू देना था और जिसने भी इंटरव्यू दिया उसका हो गया है। तो मैं बहुत सरप्राइज था, मैंने कहा यार मैं तो उसमें 1% चांस नहीं था। मुझे उस दिन समझ में आया कि लाइफ में अगर 1% भी चांस नहीं होता है तो भी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो उस वाले इंसिडेंट्स के बाद मेरे लिए इतना बड़ा सेटबैक था, आईआईटी ने मुझे पूरे 1.5 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया कि आप किसी भी प्लेसमेंट के पार्टिसिपेट, आईआईटी का रूल है अगर आप प्लेसमेंट में एंटर करते हैं किसी कंपनी के और आप उस प्रोसेस को बीच में पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको 1.5 महीने के लिए आपको किसी भी कंपनी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और मेनली प्लेसमेंट चलता है 2 से 3 महीने, उसमें से 1.5 महीने तक मैं केवल देखता रहा कि आज ये कंपनी आ रही है, आज ये कंपनी आ रही है, आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आती गई और मैं किसी भी कंपनीज में बैठ नहीं पाया। ये पूरा का पूरा क्रिसमस ईव तक मेरी पोर्टल जो है वो ब्लॉक रहा। उसके बाद फिर मेरे को जब पोर्टल मेरा ऑन हुआ उस समय कंपनीज आनी बंद हो गई। अब मेरे को इतना फैमिली प्रेशर था, मैंने ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं शेयर की थी। फिर मैंने कहा कि मैं गवर्नमेंट की भी साइड बाई साइड तैयारी करता हूँ। तो मैंने फिर उसी समय तैयारी की। भाभा का पेपर अलग से होता था तो मैंने भाभा का एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पेपर के लिए फोकस करके तैयारी की। फिर मैंने वो पेपर भी दिया और फिर वहाँ से भाभा में मेरा हो गया निकलते ही। तो मैंने भाभा जाके ज्वाइन कर ली और भाभा से हुआ था तो मेरा अप्रैल में जब मैं कैंपस लीव कर रहा था उससे पहले एक कंपनी आई थी एआरआई, मेरा पोर्टल भी ऑन हो गया था, मैंने अप्लाई कर दिया था उसमें। तो एआरआई वालों ने मेरा 2 राउंड इंटरव्यू ले लिए थे। उन्होंने कहा था तीसरे राउंड के लिए हम आपको बाद में कॉल करेंगे। जब मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर लिया मुंबई में, अब कहते हैं ना आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने की देर होती है। फिर उसके बाद मैंने मुंबई में जाके ज्वाइन किया और कुछ दिन हो चुके थे मेरे को, 3 से 4 महीने। तो मुझे बेंगलुरु के लिए कॉल आया कि आपका वो इंटरव्यू जो था वो अब शेड्यूल किया जा रहा है, आप आ जाइए। और जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पे तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने अच्छे से इंटरव्यू दिया। उसके बाद वो मेरा फाइनल वो कन्वर्ट कर गया कॉल। अच्छा, मैंने उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ऑफर दिया 2.5 गुने का, 2.5 टाइम्स। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। उस समय केवल 4 महीने हुए होंगे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, फिर मैंने फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और ये पास आउट के फर्स्ट ईयर में ही हो रहा है? हाँ, पास आउट होने के जस्ट बाद। हाँ। और फिर मैंने वहाँ पे बेंगलुरु एआरआई जाके ज्वाइन कर लिया। फ्रांस की कंपनी थी, शिप्स के सिमुलेटर बनाती है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उनका एक नोएडा ऑफिस था, मेरा दिल्ली घर था। वापस आ गया मैं नोएडा ऑफिस में काम करता था। एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि कुछ और करना चाहिए। मैंने साइड बाय साइड वीकेंड मेरा ऑफ रहता था, मैंने दिल्ली में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके। उस समय किसकी कोचिंग दे रहे थे आप? उस समय मैं बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज की, क्योंकि मैंने लास्ट में तैयारी की थी, तो मैं बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल गेट एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैंने दिल्ली में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। फिर उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। चंडीगढ़ की सारी कोचिंग्स में मैं पढ़ाता था। फिर वहाँ से मेरा एकदम से पैशन जनरेट हुआ, वो उसके लिए एक इंसिडेंस रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक बार मैंने क्लास ली और मैं चंडीगढ़ के 35 सेक्टर में मैकडी के कैफेटेरिया में गया। और मैं वहाँ पे कैफेटेरिया में लाइन में लगता हूँ और लाइन के आगे कम से कम 10 लोग थे
और वो एकदम से साइड में हट जाते हैं। हम्म मैंने कहा ये क्या हो गया। इवन जो ऑर्डर लेने वाला था वो सरप्राइज हो गया कि लोग हट क्यों गए। तो मुझे नहीं पता था वो सब स्टूडेंट्स थे। तो उस इंसिडेंस ने मुझे ये चीज़ दिखाई कि वो इतने बच्चे मतलब इतना रिगार्ड कर रहे हैं, इतना आपके ऊपर प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल हट गए। मैं उन बच्चों को पहचान नहीं रहा था, 200 के बैचेस होते थे, मैं नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन बच्चे बिल्कुल साइड हो गए। तो वो इंसिडेंस मेरे लाइफ में ना, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, मैंने कहा इसमें मतलब मेरे को आना है, मतलब इसमें अब मुझे और पूरा डेडिकेटली आना है। फिर जब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, अभी हम लोग जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो Tier 2 सिटी में आता है, लेकिन अभी भी इस यहाँ पर जब मैंने जिन जिन बच्चों को ट्रेंड किया है, ऐसा कोई IIT नहीं है, ऐसा कोई IIM नहीं है जहाँ पे बच्चा जाके बैठा ना हो। तो ये जो फील होती है ना कि आप एक ऐसे बच्चे को भी वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक उसकी फैमिली ने सोचा नहीं है। आप समझिएगा IIT मुंबई में बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो अपने पिताजी को बताता है मेरा IIT मुंबई हो गया है। पिताजी नहीं जानते हैं क्योंकि पिताजी ट्रक ड्राइवर है, उनको पता ही नहीं है IIT मुंबई क्या है। बच्चे का सिलेक्शन अगर हो रहा है, जो पापा मेनली हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, बच्चा आज 80 लाख के पैकेज पे बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे घरों से बच्चे निकल के पहुंच रहे हैं कि मतलब लिटरली मतलब उनके घरों में पानी भर जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे जब आप निकलते देखते हैं कि हमने इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है और वो बच्चे इतनी हाइट अचीव कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए ट्रेमेंडस होती है। तो ये आपको मतलब मेनली होता है कि आपकी लाइफ में जो चेंजिंग मोमेंट होते हैं वो यहीं से जनरेट होती है। वो फीलिंग ऑफ प्राउड हम कह सकते हैं कि जब आप एज अ टीचर आप पढ़ाना शुरू करते हैं एंड देन उसके बाद आप देखते हो कि आपकी बताई हुई चीज़ों से जब स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहा है, दूसरे की लाइफ में एक चेंज आ रहा है, उसकी वजह से आई थिंक सो एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ा, मैक्सिमम टीचर्स की लाइफ में उसी से पड़ता है। बिल्कुल। एंड अगर मैं आपको और IIT के बारे में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मेन जैसे आप IIT में गए हैं एंड उसके बाद क्या थिंकिंग में हम चेंज आता है एक स्टूडेंट के, एक नए स्टूडेंट के मैं कहूँ, या आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? क्योंकि नॉर्मल भी हम कॉलेज में पढ़ लें, नॉर्मल भी कॉलेजेस हैं, वहाँ सेम बच्चे हैं, हाँ किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का IQ कम है, बट IIT में ऐसी क्या चीज़ें अलग से ट्रेन हो रही हैं, या फिर क्या एक स्टाइल है उधर का, एक लिविंग स्टाइल क्या है IIT के अंदर? आप ये समझिएगा कि अगर IIT में आप जा रहे हैं तो IIT में अगर आप नॉर्मल कॉलेज के कैफेटेरिया में जाएंगे तो वहाँ के बच्चे जो बातचीत करते हैं, अब आप IIT के कैफेटेरिया में जाएंगे, दोनों की बात आप सुनिए पीछे से, आपको वहीं से फ़र्क पता चल जाएगा। वो लोग बात कर रहे होंगे कि हमें इसके बाद हमें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, या फिर हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको हम पेटेंट कैसे कराएं। बाहर के जो IIT का माहौल है, वो आप कभी भी IIT या IIM के एलुमनाई होते हैं तो आपको Day 1 से गूगल सर्च करता है। आप अपने नाम को अभी सर्च करेंगे नहीं, आप IIT में एंट्री ले लीजिए, किसी भी कोर्स में ले लीजिए, आप गूगल पे अपने नाम को डालेंगे, आपका नाम सर्च करेगा Day 1 से। तो ये जो डिफरेंस है, और अंदर की जो एलुमनी है, वो आपको सारी की सारी चीज़ें वो आपके अंदर वो इनहेरिट होने लग जाती है, क्योंकि आप उसके पार्ट होते हैं। और प्लस वहाँ जाके आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है आप IIT चले गए, वहाँ पे आप समझिएगा अभी आप AI सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा। आप समझिएगा हमारे यहाँ 2010 बैच में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे न्यूरल नेटवर्क सिखाया था टीचर ने। तो हम लोग ये सोचते थे इसका काम क्या है न्यूरल नेटवर्क का, क्या करेंगे इस न्यूरल नेटवर्क से। हमारे SK घोष सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से न्यूरल नेटवर्क सीनियर कह के जाते थे, बहुत तगड़े लेवल पे न्यूरल नेटवर्क पढ़ाते हैं, आप देखना। तो उस समय हम ये सोचते थे क्या है ये न्यूरल नेटवर्क, क्यों करें, हम क्यों पढ़ें। आप समझिएगा क्या विजन होगा। 2010 में वो हमें न्यूरल नेटवर्क समझा देते, जो आज लोग बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये AI में पूरा न्यूरल नेटवर्क का ही गेम है। तो ये चीज IIT की जो स्टडी है वो आपको प्रॉपर बेस, मतलब वो कब से दे रहे हैं 2010, सोचिएगा। अब AI आप 2026 में महसूस कर रहे हैं, मतलब वो जो कोर्सेज लोग अब प्राइवेट कॉलेजेस में अब पढ़ना चाह रहे हैं, वो कोर्सेज ऑलरेडी 2010 में वो उन्होंने पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। मानना पड़ेगा 2010 में, उस समय पे आई थिंक सो इंडिया के अंदर तो सर मैं कोट कर रहा हूँ SK घोष सर, आप देखेंगे AI मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूरल नेटवर्क, मतलब लिटरली मतलब पूरा न्यूरल नेटवर्क क्या चले, पूरी एल्गोरिथम खोल के दिखाते थे कि ये देखो एल्गोरिथम इस तरीके से काम चल रही। लेकिन उस समय उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को डायरेक्टली नहीं समझ में आया। लेकिन आज मैं जब पीछे देखता हूँ, मैंने कहा इतना बड़ा विजन कहाँ से न्यूरल नेटवर्क, और अब जाके वो चीज को रिलेट कर रही कि AI पूरी हर चीज रिप्लेस हो रही है AI से, मतलब उसके पीछे पूरी जो एल्गोरिथम है वो न्यूरल नेटवर्क है।
और 2010 में जब हमारे पास इंटरनेट भी ठीक से नहीं था, आई थिंक सो, उस समय पे स्टूडेंट्स को वैसे भी वो समझ नहीं आता, बट उस समय पे एक टीचर का इतना पैशनेटली पढ़ाना, सर टीचर्स तो मतलब आप, मुझे अभी भी याद है आईआईटी रुड़की में एक बसंता सर हैं, लेडी बर्ड से चल के आते थे। लेडी बर्ड मतलब उनकी बेटी की साइकिल थी। सर जब समय कोडिंग लिखनी स्टार्ट करते थे तो वहां पे उनके लिए स्पेशली 4 बोर्ड थे। Okay. 2 बोर्ड तो सामने थे, 2 बोर्ड साइड में थे, और वो कोडिंग लिखते थे, चारों बोर्ड में लिखते चले जाते थे। और मतलब वो कोडिंग मतलब हम लोगों को मतलब देखनी मुश्किल है, वो 4 बोर्ड में। और उनकी एज थी 68 ईयर्स, और वो रिटायर्ड थे आईआईटी से। आईआईटी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप हमें पढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी हम आपके लेवल का कोई टीचर बना नहीं पाए। तो ये इस एलुमनाई नेटवर्क को जब आप देखते हैं कि भाई इतनी जबरदस्त तरीके से जो आदमी 68 ईयर्स पे रिटायर्ड हो चुका है वो इतनी पैशनेट है, तो उसको देख के आपके अंदर भी करेज आता है। सही बात है। तो उसको देख के हमें मतलब इंस्पिरेशन मिलती थी कि नहीं ये टीचर्स है। अब जो टीचर्स होते थे उन वो अगर आपको पेपर पे लिख दे, केवल साइन कर दे, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती थी। तो मतलब इतना उनका रुतबा है टीचर्स का। अगर फिर इसी से अगर हम कहें जैसे वैसे कि आईआईटी टैग एक बहुत ही बड़ा टैग है इंडिया के अंदर, आप उसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि ये चल ही रहा है और ऑब्वियसली आप वो टैग एक्चुअल में मेहनत से ही बनता है। इवन आप आईआईटी में जब जाएंगे तो जब जिस समय आप आईआईटी का पार्ट बन जाते हैं, आपको वहाँ पे जाके रियलाइज होता है कि हम कुछ नहीं है। डे 1 पे आप रियलाइज कर लेते हो कि अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है। एक्चुअल में गेम तो स्टार्ट होता है आईआईटी के अंदर जाके, और अब वहाँ जाके आप डेली स्ट्रगल करते हैं। डेली आप मतलब आपको मेहनत करनी होती है, लैब्स में बैठना पड़ता है। हमें अभी भी याद है हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लैब की लेके रात में बैठ के पूरी रात लैब में काम करते थे। और फिर बाद में उनको मेट्रो के प्रोजेक्ट तक मिले हैं। मतलब हाँ, मेट्रो में इवन उनको जो मेट्रो के जो प्रोजेक्ट ई श्रीधरन थे, उनका नेक्स्ट जो थे वो आईआईटी के ही रुड़की के ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। तो वो उनके हाथ में प्रोजेक्ट था, तो वो प्रोजेक्ट भी देते हैं आपको कि भाई आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी होता है। तो आपको मोटिवेशन वहाँ से भी मिलता है कि एक्चुअल में इंडिया के जितने भी लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं सब आईआईटी और आईएम्स के जो टीचर्स हैं उनका कहीं ना कहीं उसमें रोल है। तो उससे आप सीधे सीधे एसोसिएट हो पाते हैं। अगर हम यही देखें आज के टाइम पे, जैसे जो भी बच्चा आ रहा है प्रिपेयर करने के लिए, हम आईआईटी को ले लें, हम आईएम भी एक प्रेस्टिजियस है, तो ये जब बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं तब इनके माइंड में ऐसा कोई कॉन्सेप्शन होता है जो इनके अंदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर टूटता है? ऐसी कोई चीज़ है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चे के मन में सबसे पहले हम ऑब्वियस है बच्चों को हम बताते हैं कि आईआईटी जाके बहुत आपको प्लेसमेंट मिलेगा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा आपका। लेकिन अगर बच्चा वहाँ जाके मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो वहाँ पे भी जाके स्ट्रगल करेगा। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी 5-5, 6-6 बैग्स थी और वो बहुत परेशान होते थे। तो आप अगर वहाँ पे जाके मेहनत नहीं करेंगे, आप ये समझिए, अभी हमारे यहाँ से एक लड़की आईएम में गई है, मैंने उससे रूटीन पूछा, मैंने कहा क्या चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है। कहती सर परेशान होगी, 3 महीने का सेमेस्टर है, ट्राइमेस्टर है वहाँ पे। कह रही कि सर हम लोग केवल 3 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं। लिटरली जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में लड़की 10 घंटे सोती थी, अब वो आईएम पहुंच के उसको 3 घंटे सोने का मौका मिला है। कह रहे सर रात के 3 से 4 बजे तक मेरे को असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, अगले 6 बजे फिर उठना होता है। पूरे ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो 3 घंटे से ज्यादा सोई नहीं। और सर ये रियलिटी है। इतना अगर कोई वर्कलोड कहीं पे जाके उसको एब्जॉर्ब करता है तो 100 स्काई इज द लिमिट। अगर उस वर्कलोड में वो जाके वहां पे मौज मस्ती में लग जाता है तो फिर वो आदमी फिर आईआईटी और आईएम के नाम को भी बेकार करेगा। बिल्कुल, है ना। तो वो प्रेशर को बियर करना होता है आपको, और वो पहले सेमेस्टर में आता है। पहले 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर में आपने अगर उसको टैकल कर लिया तो स्काई इज द लिमिट। मैंने देखा बच्चे बहुत ऑसम पैकेजेस पे हैं। मतलब अब मैं उनको देखता हूँ, खुद मैं यहाँ बरेली के बच्चे हैं, लिटरली फादर साहब कह रहे थे कि नहीं छोटी सी जॉब करा देते हैं, नहीं मैंने कहा नहीं तैयारी कराओ उसको। तैयारी कराई गुलाटी साहब, अभी भी मुझे याद है बहुत। अब समझ लीजिए उस बेटे ने फादर को 90 लाख का फ्लैट खरीद के दिया। क्यों खरीद के दिया? क्योंकि सुभाष नगर में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है। आज उन्होंने फ्लैट खरीद के, मुरादाबाद उनका एंसेस्टर हाउस है, तो वहाँ पे कांट रोड पे 90 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया उसने अपने फादर को। और उसके फादर का ये कहना था कि सर एक बार आप पैर रख लीजिए आके, क्योंकि हमें पता है हम तो इसको छोटी सी जॉब में उतार देते, लेकिन आपने मोटिवेट किया। आज की डेट में वो लड़का, मैं देखता हूँ उसके रील्स देखता हूँ अक्सर, वो कहाँ घूम रहा है पूरे, मतलब कभी यूएसए में दिखता है मुझे, कभी यूरोप में दिखता है, वो वेकेशंस के लिए जा रहा है यहाँ पे।
तो ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, और उस एग्जाम में जाके वहाँ पे अच्छे से मेहनत किया उसने, और फिर अभी स्काई इज द लिमिट, वो अच्छी अच्छी जगह एंजॉय कर रहा है, फादर को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अभी ऐसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी IIM में हैं, तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ उनके उसमें कि 2-2 3-3 बजे वो क्लासेस के अंदर बैठे हुए हैं, रात के 12-12 बजे तक। Right. बल्कि टिपिकली क्लासेस हम देखें नॉर्मल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं 4-5 बजे, बट IIT IIM में ऐसा क्या कल्चर है कि वो क्लासेस खोल के छोड़ दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स रात को भी वहाँ पे जो मर्जी कैंपस के अंदर जो भी मर्जी है स्टूडेंट की वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से। सर सबसे पहले तो IIT IIM में आप जाएंगे तो वहाँ पे हर एक कंट्री की स्कॉलरशिप है। जैसे जर्मनी की स्कॉलरशिप खासकर बहुत ज़्यादा है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी को डार्ट फेलोशिप नाम उसको बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि प्रोफेसर्स भी बाहर जाते रहते हैं लेक्चर्स लेने के लिए, तो प्रोफेसर्स के लेक्चर्स पेंडिंग हो जाते हैं। तो जब प्रोफेसर्स लौट के आते हैं तो वो रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, वो कहते हैं 9 बजे मैं आ गया फ्लाइट से, तो आ जाओ तुम 9 बजे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। और वहाँ पे IIM में तो ये पूरा कल्चर है, पूरा कॉलेज ही बच्चे संभालते हैं, इवन मेस से लेके सारी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर होती है। तो उनको सब कुछ, IIT में ऐसा नहीं है, लेकिन IIMs में तो पूरा का पूरा कॉलेज मैनेजमेंट भी बच्चों को ही देखना होता है। सारी जितनी भी कमेटीज होती है वो बच्चों को ही मैनेज करनी होती है, चाहे वो मेस कमेटी हो, चाहे कल्चरल कमेटी हो, चाहे कोई भी फेस्ट की कमेटी हो। तो इन शॉर्ट की वहाँ पे तो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और प्लस ट्रेंड ये है क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा एंगेज है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे जो सर जिनके अंडर में मैंने प्रोजेक्ट भी किए हैं, वो उनके पास श्रीलंका का प्रोजेक्ट था, तो वो जाते रहते थे श्रीलंका का प्रोजेक्ट करने के लिए। तो वो जब लौट के आते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि रात है दिन है, वो बुला लेते थे कि आ जाओ क्लास कर लो आगे। तो बच्चे हम लोग रात में 7 बजे भी दौड़ के जाते हैं। और IIMs में तो कोई लिमिट नहीं है, वो 10 बजे 12 बजे उनका डे एंड होता है रात के 3 बजे। IIMs वालों का तो बिल्कुल फिक्स है, डे एंड जो उनका होता है 3 AM पे होता है। Yes. और नया दिन 6 AM पे स्टार्ट हो जाता है। मतलब 3 घंटे का उनका क्लासेस कभी भी मूव नहीं होती क्लासेस आपकी फिक्स है, सुबह से जो चलेंगी वो तो हैं, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। राइट। एंड जो आई थिंक सो काफ़ी सारे उधर पे क्लब्स भी हैं जिनको काफ़ी मैंडेटरी बना दिया है, भले ही वो IIT IIM है, दोनों जगह IIM में शायद से थोड़े ज़्यादा हो गए हैं कि क्लब्स बिल्कुल ही मैंडेटरी हैं। और आपको क्या लगता है, जैसे आपने भी क्लब्स के साथ इंटरेक्ट किया होगा जब आप IIT में थे, तो क्लब से भी क्या फ़र्क पड़ता है? क्लब से ये फर्क पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए अब मैंने भी उस समय मुझे डार्ट फेलोशिप चाहिए थी, तो डार्ट फेलोशिप से पहले रूल था कि आपको डार्ट फेलोशिप के लिए 7 CGPA होना चाहिए, वो तो हम लोग मैनेज कर रहे थे, लेकिन उसके साथ था कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्लब ज्वाइन कर रखा था जिसमें कि वो लैंग्वेजेस सिखाते थे। अब किसी का कोडिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्लब अलग है, किसी को अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए तो उसके लिए क्लब अलग है, तो सारी, किसी को टेक्नोलॉजी में रिलेटेड है, तो सबके लिए अलग अलग क्लब्स हैं जिसमें वो अपनी हॉबीज को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, जिसमें वो डेली इंगेज हो सके। और ये सब काम होता है 7 से 8 के बीच में, और 7 to 8 उसके पहले कॉलेज चलता है। और ये सब सिंसियरली, अगर जो क्लब बन रहा है उसमें सब सिंसियरली होके वही चीज कर रहे हैं जिसके लिए वो बना हुआ है। राइट बिल्कुल ग्रेट। और उसकी पूरी मेंटरिंग होती है, वो सीनियर्स ही मेंटर करते हैं आपको। ओके। हाँ, क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके सीनियर्स होते हैं, ऑलरेडी वो आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ की मेंटरिंग की जाती है। और उसके बाद फिर उसमें इसको इवॉल्व कैसे करना है, उसको एक प्रोजेक्ट फॉर्म में कैसे लाना है, ये सब सीनियर्स आपको धीरे धीरे बताते हैं। फिर अगले साल आप सीनियर हो जाते हैं, आप अपने जूनियर्स को बताते हैं। वैसे अगर आपने सीनियर्स की बात करी दी है, तो इधर पे भी क्या IIT IIM में क्या थोड़ी बहुत पोलाइट रैगिंग या ये कुछ होता है, या फिर काइंड ऑफ टीजिंग काइंड ऑफ? सर अब जब से वो IIT दिल्ली वाला सीन हुआ था तो हमारे टाइम पे ही हुआ था, तो उस समय से वो, अब रैगिंग तो इवन बिल्कुल भी क्लोज हो गई है। अब हेल्दी इंटरेक्शन रहता है कि ये अपना इंट्रो कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो इतना तो चलता है। ओके। तो अभी मैंने ये देखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन चल रहा है IIMs के बारे में, जो कि न्यू IIMs है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हाँ IIMs बहुत अच्छे हैं, बट जो टॉप 5 हैं, टॉप 6 हैं, टॉप 10 हैं, बट मतलब मेन क्या है कि क्या जो न्यू IIMs अभी आए हैं वो इतना अच्छा पैकेज नहीं दे पा रहे, स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? अभी सर हमारे यहाँ एक लड़का था, बरेली का ही है, ईशान, उसका एक्चुअल में वो पहले से उसका पैकेज था 17-18 लाख का। ओके। अब उसका IIM कन्वर्ट हुआ IIM सिरमौर। उसने कहा सर मेरे को ऐसा सुनने में आया कि मेरे को जाना नहीं चाहिए क्योंकि इतना पैकेज तो मुझे यहाँ से मिल रहा है, उससे ज़्यादा पैकेज वहाँ से मिलेगा नहीं। मैंने कहा नहीं, आप जाओ, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। अब वो IIM सिरमौर पहुँचा। अब IIM सिरमौर पहुँचा तो वहाँ पे जो इसकी पहले इंटर्नशिप लगी वो 40 लाख की लगी है। ओके। तो ये सब केवल अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट है और वो अगर IIM में जा रहा है,
अगर वो सही से वहाँ पे सारा कोर्स वर्क कर रहा है तो 100% उसका प्लेसमेंट अच्छा लगेगा। क्योंकि आप ये समझिएगा, जिस समय मैं IIT रुड़की में था, IIT रुड़की उस समय उन्होंने अपने एक न्यू IIT को अडॉप्ट कर रखा था, दैट इज IIT मंडी। आप ये समझिएगा, हमारी क्लासेस जो लेते थे वो IIT के प्रोफेसर्स नहीं लेते थे, PhD होल्डर लेते थे, और जो हमारे प्रोफेसर्स होते थे वो IIT मंडी जाते थे क्लास लेने के लिए। आप समझिएगा, इसका मतलब है नए जो चाइल्ड होता है उसकी ध्यान ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी, तो उसकी रिपोर्ट प्रॉपर जाए, बच्चों का फीडबैक सही आए। तो इसलिए IIT के प्रोफेसर्स का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था IIT मंडी को, IIT रुड़की ने उस टाइम पे, तो वो उसका ज़्यादा ध्यान रखते थे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। इवन प्लेसमेंट के लिए भी जितनी कंपनीज यहाँ आती हैं उतनी कंपनीज ही लगभग वहाँ पे भी जाती थी। तो ऐसा भी नहीं है, वो ये केवल अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को नेगेटिविटी स्प्रेड कर देंगे तो जल्दी फैलेगी, तो इसलिए लोगों को ये है कि, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट ये है, अगर आप कोई भी IIM जाते हो, कोई भी IIT जाते हो, 100% आप जिस लेवल पे हो उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, इन टर्म्स ऑफ ऑल एरियाज आपको अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, अलग लगेगा, आपको फील होगा, इवन आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा, इवन आपको जो एक्सपोजर होगा वो जबरदस्त होगा, और लास्ट पॉइंट प्लेसमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे कि यही है, अब कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा नया आ गया है टर्म डिस्टेंस लर्निंग, जो काफ़ी लास्ट 10 ईयर से आई थिंक सो पॉपुलर हो गया। तो IIT ने भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज निकाले हैं डिस्टेंस लर्निंग में। आई थिंक सो एक डेटा साइंस का कोर्स है जो लॉन्ग 3 साल की डिग्री है जो कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग पे। IIM के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ऊपर तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा, जो डिग्री लोग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं डेटा साइंस की IIT से। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसका? मेरा सबसे पहले इसमें एक पॉइंट है कि ये कौन बच्चे करेंगे ये कोर्सेज, ये सर आपसे मैं जवाब चाहूँगा। जो JEE करना चाहते थे बट होपफुली कर नहीं पाए। हाँ, कर नहीं पाए। यस। क्या कारण रहा होगा वो नहीं कर पाए? क्योंकि फोकस नहीं थे और उनके अंदर कमिटमेंट कम थी। राइट। अब वही बच्चे अब इस कोर्स को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। यस। आप यहाँ पर आपको आप केवल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आप डेली कोई प्रेशर में भी नहीं है, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कोर्सेज वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही है, हमारे जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो हर चीज़ को टाल देते हैं, और वो कहते हैं ये अगर हमें कोडिंग भी करनी है। अभी मैं बहुत सारे बच्चों का इंटरेक्शन था मेरे साथ, और मैंने उनसे सिंपल सा बोला, मैंने कहा क्या कर रहे हो? वो कहते हैं हम 6 महीने 7 महीने से ये कोर्स कर रहे हैं। मैंने उनको सिंपल सा एक प्रोग्राम बोला पाइथन में, मैंने कहा एक QR कोड बना के दिखाओ मुझे। ओके। नहीं बना पाए सर आप 6 महीने किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, और अब मैं छोटा सा प्रोग्राम बोल रहा हूँ QR कोड, और उसमें भी कुछ नहीं करना, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और सेंड प्रिंट करना है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब प्रोसेस में कमी आ गई है। अब मार्केट की तो डिमांड है, आपसे वो A=B+C नहीं पूछेगा, वो सम ऑफ 2 नंबर्स नहीं पूछेगा, वो 1964 की कहानी हो गई है। अभी इस समय हमें चाहिए कि भाई आप उस चीज़ों से आप नई इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सके। मैंने सेकंड उनको प्रोग्राम दिया, मैंने कहा OTP जनरेट करके दिखाओ। OTP कैसे जनरेट होगा? नहीं कर पाए। सर मैंने कहा इस OTP को मुझे अपने मोबाइल पे सेंड करना है, सेंड करिए, नहीं कर पाए। तो सर जब आप को डेटा साइंस यही कोर्सेज जब आप IIT के अंदर कर रहे होंगे और उस बच्चे को बोलेंगे, वो बना के दिखाएगा आपको, कहेगा वो कि बेबी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेबी लेवल के पूछे। और अगेन ये जो बच्चे कर रहे हैं, तो इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है बस कोर्स पास कर रहे हैं और कोर्स का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको रियल टाइम हर अपने 3 महीने 4 महीने की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको रियल टाइम से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कोर्सेज तो आप कर लोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको मार्केट में उतरना है, और मार्केट में वो आपको A=B+C का प्रोग्राम नहीं पूछेगा, वो आपसे रियल टाइम प्रोग्राम पूछेगा। तो वो रियल टाइम प्रोग्राम आपको आना चाहिए। अगर हम कहें कि अगर किसी बच्चे ने नहीं कर पाया किसी वजह से JEE एंड ये IIT करता ये ऐसा डिस्टेंस लर्निंग IIT करता है एंड फोकस्ड होके करता है, तो आपको लगता है कि वो पैकेजेस में कम्पीट कर पाएगा नॉर्मल IIT स्टूडेंट्स के साथ? सर बिल्कुल कर पाएगा, सर बिल्कुल कर पाएगा। आप अभी भी देखेंगे जितनी भी हमारे पास जो टेक्निकलिटी है, जो टेक्निकल नॉलेज है, अगर वो इस समय अगर वो इम्प्लीमेंट करता है सही से, मैंने आपको वही पॉइंट बोला कि अभी आप डेलोइट का डायरेक्टर सर्च करिए, डेलोइट का डायरेक्टर बेंगलुरु के पीयूष बाजपेयी मेरे भाई है, ठीक है, उनके पास IIM की डिग्री नहीं है, वो सिंपल कॉलेज से MBA है, लेकिन उस स्किल को उन्होंने रियल टाइम से कनेक्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि जो टॉप
पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल IIT IIM के एलुमनाई हैं, बट आप उस चीज को कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसे कोई भी कोर्स सीख रहे हैं तो उसको जरूर कनेक्ट करिए कि रियल टाइम में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि आपने डेटा साइंस का नाम लिया, आप उठाइए प्रोग्राम, हैकर रैंकर्स के प्रोग्राम आपको बनने चाहिए। अगर बना पा रहे हैं आप तो फिर आपका कोर्स सही चल रहा है। अगर आप सिंपल वो चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो कोर्सेज आपके मतलब अप टू द मार्क नहीं चल नहीं है। अब इन्हीं में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि IIT IIM के लिए बहुत सारे लोग प्रिपेयर करा रहे हैं, कोचिंग्स ये कह लो कि डेली खुलती जा रही है नई। तो अब एक काफ़ी नया टर्म आया है विच इज़ कॉल्ड कोचिंग माफिया, जो काफ़ी पॉपुलर है। आप इस बारे में क्या कहोगे? सर हमने तो स्टार्टिंग से ये माफिया वर्ड तो मैं कोचिंग इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए मैं इसमें नहीं आया था। मैं सर यहाँ पर हमेशा एक जो बच्चों के लिए हमेशा एक टीचर्स का एक हमारा गुरु परंपरा रही है हमेशा। हमें हमेशा बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, हमें सबसे पहले मुझे जो चीज़ फील हो रही है आजकल कि बच्चा अब 2020 से पहले पढ़ाई और 2020 के बाद की पढ़ाई दो सेगमेंट में बट गई है, एक तो ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। तो मैं अभी भी समझ रहा हूँ जो टीचर्स ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वो माफिया तो नहीं है, वो ईमानदारी से अपना सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। अब आप इसमें अगर ऑनलाइन वाले सेक्टर में आप आएंगे तो ऑनलाइन वाले सेक्टर में फंडिंग बहुत आ रही है सर। किसी का भी चैनल अच्छा है तो उसको फंडिंग आ रही है, बहुत अच्छे लेवल की फंडिंग आ रही है। और उस वाली फंडिंग को वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उस वाली फंडिंग से वो बच्चों का वेलफेयर कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग फिर उसको अच्छा काम नहीं भी कर रहे हैं। तो ये सर इंडिविजुअल का डिस्कशन है और मैं ये चाहूँगा इसमें कि आपके जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को सबसे पहले हमेशा हमारे यहाँ जो 90% बच्चा है वो एवरेज बच्चा है। एवरेज बच्चा कब बेनिफिटेड होगा, हमें इस पॉइंट पे सोचना चाहिए। एवरेज बच्चा तब बेनिफिटेड होगा जब डे बाय डे उसकी कोई प्रोग्रेस चेक करने वाला होगा। 2020 के बाद बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, लेकिन वो पढ़ रहा है, इस चीज़ को पेरेंट्स चेक नहीं कर सकते, इस चीज़ को ऑफलाइन टीचर ही चेक कर सकता है। तो अब यहाँ से दिक्कत क्या हो रही है, अच्छा बच्चा तो उसमें अच्छा कर लेता है ऑनलाइन में, लेकिन एवरेज बच्चा उसी मोड में चल रहा है जैसे कि वो अच्छे बच्चा है, जबकि उसकी हिस्ट्री रही है हमेशा से कि उसको तो स्टेप बाय स्टेप में बोलना पड़ता है कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसको अभी तक उसकी आदत लगी हुई है, लेकिन अभी वो सोच रहा है कि नहीं मैं ऑनलाइन के 3 पोर्टल ले लिए, अब मैं बहुत अच्छा कर दूंगा। अब सर यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि बच्चा जो हमारे पास एवरेज बच्चा है वो यहाँ पर सफर कर रहा है और वो उसका रिजल्ट अब यहाँ से गायब हो गया है। जब से 2020 के बाद आप उठाइए कोई भी यूनिवर्सिटी उठाइए, 2020 से ऐसा पहले क्या था, उस कॉलेज से रिजल्ट आता था, अब 2020 के बाद रिजल्ट आना बंद हो गया है। आप उठाइए, आप XYZ कोई भी कॉलेज नाम उठा लीजिए, उससे पहले उस कॉलेज में एटलीस्ट 10-15 एलुमनाई बन रहे थे अच्छी जगह के, पब्लिक सेक्टर्स के, आपका IITs में जा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया है, तो सर यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि एक एवरेज बच्चा ऑनलाइन से बेनिफिटेड नहीं हो रहा है और एक अच्छा बच्चा बेनिफिटेड हो रहा है, इसमें नो डाउट। लेकिन हमारे बच्चे 90% एवरेज ही हैं। एंड अगर हम कहा जाए इस तरीके से, अगर एवरेज बच्चा है वो मेजरली क्या करता है कि ड्रॉप ईयर लेता है, 2 साल वो देता है, एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन तब भी आज के टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन्हें रियलिटी चेक नहीं देते। अगर मैं बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, वो उनको रियलिटी चेक नहीं दे रहे हैं कि नहीं, कोई चीज़ें होती हैं कि समझ में आ जाता है पहले दिन देख के कि बच्चे को कि ये बच्चा या तो फन के लिए है या उतना सीरियस नहीं है, लेकिन तब भी कोचिंग्स उन्हें फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप 2 एग्जाम देने के बाद भी उन्हें रियलिटी चेक नहीं दे रहे हैं कि नहीं, मे बी उनके पेरेंट्स से बात करके कि मे बी एक डिफरेंट लाइन उनके लिए ज़्यादा बेटर है। तो वो आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा वो उनको होप्स ही सेल करते आ रहे हैं लगातार जब तक वो कर पाते हैं? नहीं सर, ये तो मैं हमेशा बच्चे से ये कहता हूँ कि आपने पहली बार प्रिपरेशन की है, आपने प्रिपरेशन की, आपको क्या समझ में आया जब आपने दोबारा तैयारी की, आपने उस चीज में थोड़ा बेटरमेंट आपको फील हुआ या नहीं हुआ। अगर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, गुलाटी साहब के बेटे का पहली बार में कोई रैंक नहीं था, जब दोबारा एग्जाम उन्होंने दिया तो उनका रैंक बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन रैंक लगभग 3 से 4 हज़ार के अराउंड आ गया। तो मैंने कहा इसको एक बार और तैयारी करने का मौका दिया जाए। फिर उसके बाद उसकी 800 रैंक आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को जब वो एक प्रिपरेशन करता है तो एटलीस्ट वो कहीं स्टैंड होना चाहिए, तभी आप उससे दोबारा पुश के लिए बोल सकते हैं। और ये तो बिल्कुल रियलिटी चेक है
हम अननेसेसरी बच्चे के ऊपर हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं तुम ये चीज करके ही दिखाओ। लेकिन हमें हमेशा बैलेंस इसमें करना पड़ेगा। जिस समय बच्चा तैयारी कर रहा हो तो उस समय आप उसके ऊपर, यहाँ पे पेरेंटिंग का बहुत रोल है। पेरेंटिंग बहुत मैटर करती है सर। आप एक बच्चा, मैं आजकल देख रहा हूँ पेरेंट्स स्कूल तक तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, एक्चुअल में एग्जिट जो पॉइंट है वो है ग्रेजुएशन। पेरेंट्स का ध्यान स्कूलिंग तक ही है और मेन उनका ध्यान ये नहीं रहता। मैं ये देखता हूँ कि बच्चे इतने अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ के इतने नॉर्मल कॉलेजेस में कैसे पहुंच रहे हैं। सर उनके स्कूल सुनेंगे इंटरनेशनल और उनके कॉलेजेस सुनेंगे वो लोकल। तो ये सर ये गैप क्यों है? यहाँ पे पेरेंटिंग का रोल है। अगर आपने उसकी स्कूलिंग के टाइम पे एक तो ध्यान आपको देना है सबसे पहले कि वो स्कूलिंग एम के साथ साथ उसका कॉलेज एंड गोल होना चाहिए कि उसका अच्छी जगह कॉलेज क्रैक हो। अगर कॉलेज इन केस मिस हो गया उसका तो एटलीस्ट उसका पीजी अच्छी जगह से क्रैक हो। तो अगर ये सर ये गैप में पेरेंटिंग का बहुत रोल होता है। पेरेंट्स कहते हैं हमने तुम्हारे पर इतना पैसा लगा दिया अभी तक स्कूलिंग में, तुमने कुछ रिजल्ट नहीं दिया। सर 60%, 65% वाले बच्चे इस समय 80 लाख के पैकेज में बैठे हुए। 80 लाख के पैकेज बैठे। ऋषभ शर्मा बरेली का स्टूडेंट है, हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। तो कैसे पहुंच गया सर? 10th में 60%, 12th में 65%। तो अभी इस समय इतने हाई पैकेज पे कैसे है? तो सर मैटर नहीं करता आपने पहले क्या किया, मैटर ये करता है कि आपकी एग्जिट अच्छी होनी चाहिए। स्कूलिंग आपने बहुत हाई फाई करा दी और कॉलेजेस में आप मिस कर गए तो वो सर गैप, वो तो फिर एग्जिट पॉइंट था। एग्जिट पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए? वंडर होना चाहिए। तो अगर मैं इसी मामले में कहूँ सर, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर लेते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जितना मैंने देखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे को जेई करनी है, आईटी करनी है या आईआईएम करना है, वो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर का गैप ले रहे हैं प्रॉपर, या फिर आफ्टर 12th ले रहे हैं एंड उसमें कुछ भी नहीं कर रहे, बस बोल रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है सिर्फ आईटी की या आईआईएम की। तो क्या वो तैयारी करने के लिए गैप लेना सही है, या फिर उस टाइम पे एक दूसरा वो अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके कॉलेज वहाँ से स्टार्ट कर लें? आप किस तरीके से देखते हो गैप ईयर को? सर मैं इस चीज को ये देखता हूँ कि सबसे पहले बच्चे का विल पॉइंट क्या है। ठीक, बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार है और बच्चा क्या उस चीज को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चे ने डिलीवरी देनी है, तो एंड ऑफ द डे बच्चे ने क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे भाई से मेरे चाचा जी ने पूछा कि भाई तैयारी है, तुम्हें एडमिशन दिलाने जाने, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन फॉर्म हो चुका, फीस काउंटर पे पूछा ये क्वेश्चन। उन्होंने कहा नहीं मेरा मन नहीं मानना, मुझे तैयारी के लिए चाहिए, अटेम्प्ट चाहिए। सर किया अटेम्प्ट, सीधे आईआईटी कानपुर से मेटलर्जी ब्रांच से उन्होंने किया। तो सर चेंजिंग होती है, ये लास्ट मोमेंट पे वो बच्चे को बोलना पड़ता है सर। लेकिन यकीन मानिए कि जिस दिन भी अगर कोई बहुत घर की कोई खास शादी भी हुई है तो उस दिन भी उन्होंने 8 घंटे आके बैक में आके पढ़ा है, चाहे रात के 3 बजे तक पढ़ाओ। ओके ठीक है, तो कमिटमेंट उस लेवल का अगर आप देने को तैयार हैं पूरे साल के लिए तो आप लीजिए तैयारी के लिए टाइम, क्योंकि सर ये कोई छोटे एग्जाम नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है। आप समझिएगा कितने लोग होंगे जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में जिनके घर के बाहर आईआईटी आईएम लिखा होगा, कितने लोग होंगे, ऐसे गिनतियों पे होंगे। तो सर ये इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए आपको एक बार ट्राई करना चाहिए और ट्राई करने से ही चीजें मिलती है सर। पॉइंट है सर। तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी जैसे कि हम आईआईटी और आईएम की बात कर रहे हैं, अभी आईआईटी से जैसे कोई स्टूडेंट पास आउट होता है, अभी हम लास्ट टाइम से मैंने कुछ रिसर्च में देखा था कि आईआईटी से बच्चा पास आउट होता है, मास्टर्स के ऑप्शंस आईआईटी में भी हैं, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज आईआईटी से ना करके वो अब्रॉड में अप्लाई कर रहा है कॉलेजेस। वाई सर? क्यों नहीं करेगा आप बताइएगा? अभी इस समय आप रैंकिंग उठाइए, इंडिया का केवल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस आईआईसी बेंगलुरु, इस इंस्टीट्यूट को छोड़ दीजिए, बाकी कोई इंस्टीट्यूट आपकी लिस्ट में नहीं है 200 के अंदर में। और आप फॉरेन जाते हैं वो सारे इंस्टीट्यूट आपके 200 लिस्ट में है। अब वहाँ पे लिस्ट का क्या फ़र्क है सर? सबसे पहले वेजेस में भी फ़र्क है। जो जितनी भी अच्छी कंपनीज आईआईटी में प्लेसमेंट देती है वो हैं तो अब्रॉड की, वो इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स, कोई स्ट्रिक्ट लॉज है नहीं। वही बच्चे जब बाहर से जाके एमएस करते हैं जाके, तो जब वही कंपनी उस कैंपस में आती है तो वहाँ के लॉज बड़े स्ट्रिंजेंट हैं, तो वो उस लॉज के हिसाब से सैलरी देते हैं। तो वो सैलरी वही कंपनी से आपको अमेजन जो इंडिया में आपको 40 लाख का पैकेज दे रही है, वो वहाँ पे करोड़ों में पैकेज होगा सर। तो वो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है। दूसरा, आप कोई भी आईआईटी आईएम उठाइए, वहाँ का कोई भी प्रोफेसर उठाइए, 95% मैं सर बिल्कुल श्योर होकर बोल रहा हूँ, 95% प्रोफेसर्स में से कोई एक डिग्री उन्होंने बाहर से की है। मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाना है तो वो भी क्या देख रहे हैं
कि एक एटलीस्ट डिग्री आपकी कहाँ से होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए। आप उठाइए IIM के प्रोफेसर सारे एक डिग्री एटलीस्ट उनकी बाहर की है, IITs के प्रोफेसर सारी एक डिग्री उनकी कम से कम बाहर की है। तो वहाँ पे सर क्या है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी बहुत हाई है। डे वन से आप वहाँ पे यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। आपको जैसे लोग रहने के लिए जाते हैं जर्मनी महंगा पड़ रहा है, बेल्जियम चले गए वहाँ से महंगा पड़ रहा है, उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र, प्रोफेसर आपका सेम रहेगा जो आपको गाइड करता रहेगा, और आप अपनी मतलब अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से, अपनी स्कॉलरशिप के हिसाब से सिटी भी चेंज कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं वो वहाँ पे आपको। मेल पहले डे वन से आपको रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो सर ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर फर्स्ट डे से अगर एक बच्चा चाहता है कि आईआईटी ना करके वो फर्स्ट डे से ही अपनी ग्रेजुएशन प्लान करे आउटसाइड एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, वो ज़्यादा बेटर है कि आईआईटी के लिए तैयार होना ज़्यादा बेटर है? सर 2 टाइप के बच्चे अब अब्रॉड जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा बच्चा और एक जिसका इंडिया में कुछ नहीं हो पा रहा। 2 टाइप के बच्चे जा रहे हैं और दोनों बच्चों को क्वालिटी लाइफ मिल रही है बाहर जाके, इसमें नो डाउट। एक बहुत अच्छा बच्चा है वो जा रहा है, उसके लिए उसके इंस्टीट्यूट डिफाइंड है। जो एक्सलेंट बच्चे जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो IITs टॉप 100 में नहीं आते, लेकिन वो टॉप 100 जो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट हैं उनको प्लान कर रहा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। वो अपने उसके लिए वो सीरियस है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे इंडिया से नहीं करना, मैं बाहर से करूँगा, तो वो उस इंस्टीट्यूट के लिए। और एक दूसरे कैटेगरी का बच्चा है जिसका इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो फिर प्लान कर रहा है कि नहीं मैं बाहर जाके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करूंगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप मेरे हिसाब से जो पहले टाइप के बच्चे हैं, आप अगर उनकी बात करें तो उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशंस हैं, वो फिर से उन एग्जाम्स को लिखता है, उसमें कुछ लैंग्वेज एग्जाम भी उनको भी लिखता है और उसको क्लियर करके वो फिर जाता है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे जाके वो टॉप यूनिवर्सिटीज का पार्ट बनता है। तो डेफिनेटली अगर एक बच्चा फोकस्ड है तो अब्रॉड जाए, वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा। राइट। एंड आफ्टर दैट अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई अब्रॉड में क्या चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि हमारे आईआईटी जैसे IIM जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस कॉपी नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि हम इतने हार्ड एग्जाम्स को लिख रहे हैं? क्योंकि हम देखें तो जेई में एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, IIM में एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, 0.10% या 1% के आसपास है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम तभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में? सर यहाँ पर तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको अगर इंडिया का भी टॉप इंस्टीट्यूशन उठाएंगे तो वो IISc बेंगलुरु है। वो इंस्टीट्यूट टाटा ने बनाया था। टाटा ने बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गिफ्ट किया कि देखो इंस्टीट्यूशन ऐसे चलाए जाते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग अभी भी वर्ल्ड वाइड आती है। तो अभी यहाँ पर बहुत हम अगर देखेंगे तो हमारा अभी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे इसके क्लोज IIT मुंबई को रख सकते हैं। IIT मुंबई छोड़ के अभी तक कोई इवन IIT भी नहीं है जो कि प्रैक्टिकली काम करती है। आज भी हमारे पास IIT रुड़की में भी अगर आपको PhD लिखनी है किसी टॉपिक के ऊपर तो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि 500 पेजेस की थीसिस होनी चाहिए। इवन IIT मुंबई में एक बच्चे ने प्रोटोकॉल लिखा और वो प्रोटोकॉल केवल और केवल 5 पेजेस में लिख के दे दिया, और वो प्रोटोकॉल उसने IIT मुंबई को सेंड किया कि भाई इसके ऊपर मेरे पास थीसिस है। IIT मुंबई ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इसकी जगह कोई और IIT होती तो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, कहती 5 पेजेस नहीं हमें 500 पेजेस चाहिए। तो हम पेपर वर्क पे अभी भी स्टक है, और हम पेपर वर्क पे स्टक है कि हमें हमारी वो क्राइटेरिया है, आप मेंशन करिएगा उसमें थीसिस में लिखा हुआ है कि 500 पेजेस की थीसिस होनी चाहिए, जबकि उस बच्चे ने 5 पेजेस की थीसिस सबमिट की, वो अप्रूव्ड हुई है IIT मुंबई ने। तो अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं पेपर वर्क पे फंसे हुए हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसने जो प्रोटोकॉल बनाया वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हो रहा है आजकल, और वो उसका पेटेंट भी बना उसी बच्चे का। तो सर अब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। थोड़े से आई थिंक 6 रैपिड फायर हैं, आपको बस एक चूज करना है। कोचिंग इकोसिस्टम, गाइडेंस और बिजनेस? गाइडेंस। फॉरेन डिग्री, एक्सपोजर या एस्केप? एक्सपोजर। ओके। पीयर प्रेशर, फ्यूल और नॉइस? नॉइस। प्लेसमेंट नंबर्स, इनसाइट और इल्यूजन? इनसाइट। ओके। एजुकेशन टुडे, एम्पावरमेंट और इंडस्ट्री? एम्पावरमेंट। ओके। ड्रॉप ईयर्स, स्ट्रेटजी और फियर? स्ट्रेटजी। चलिए ठीक है सर। एंड एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक 16-17 साल का एक बच्चा है, अभी अपने 11th में जंप इन किया, अभी उसने अपनी
वो चुनी है कि स्ट्रीम किस स्ट्रीम से उसको पढ़ना है। अब वो प्लान कर रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, स्ट्रीम चूज़ कर रहा है वो राइट नाउ कि मैं जेई के लिए जाऊँ, मैं एनएलयूज़ के लिए जाऊँ, कि मैं सीए के लिए जाऊँ। अब एक बच्चे को किस तरीके से वो प्रिपेयर करे, क्योंकि जैसे आपकी फैमिली में तो आपको आईआईटीज़ के मिल गए आपको गाइडेंस के लिए, बट आधे से ज़्यादा फैमिली में या मैक्सिमम 70-80% फैमिलीज में कुछ नहीं होता है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, तो वो कैसे अपनी गाइडेंस को पता करें कि कहाँ हमें जाना है, किस तरीके से फाइंड आउट करें? सर सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पे रोल मानूंगा पेरेंट्स का। पेरेंट्स को हमेशा बच्चे को एक सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट के साथ साथ सपोर्ट ऐसा कि मतलब जो भी उनका शेड्यूल वो बनाएंगे ऑप्शंस से रिलेटेड, उसमें एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए और उसमें उस कन्वर्सेशन में कहीं पे भी एस्केप रूट नहीं होना चाहिए कि मैं इस वजह से ये ब्रांच नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। उसका सॉल्यूशन उन्हें देखना चाहिए कि भाई अगर बच्चे की मैथ्स वीक थी अभी तक, तो मैथ्स क्यों वीक थी। हो सकता है उसको वो मेंटर नहीं मिले हो जिसकी वजह से उसकी मैथ्स वीक थी। अगर उसकी कोई भी चीज़ में अगर कोई कमी है तो उससे पहले उसके ऊपर बात होनी चाहिए, और ये बात स्टार्ट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से 9th से, क्योंकि 9th और 10th वो क्लासेस हैं जिससे आपकी पढ़ाई का प्रेशर बनने लग जाता है आपके ऊपर। और 9th और 10th में आप बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, उससे बात करिए। अगर उसकी कोई भी सब्जेक्ट की वीकनेसेस हैं तो वो वीकनेसेस क्यों हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने भांजे का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी वो जस्ट मेरे पास आया था, उसकी 55% आ रही थी, 55। उसको केवल और केवल मैंने उसको नहीं पढ़ाया ना कुछ किया, मैंने उसके केवल और केवल उसका रूटीन बनाया और मैंने कहा इस रूटीन को तुम्हें फॉलो करना बैठ के, और उस रूटीन को उसने प्रॉपरली फॉलो किया। अभी उसकी 95% आ रही है विद इन 2 months। तो 55 से 95 में मेरा पढ़ाने का कहीं रोल नहीं है, उसके पढ़ने का रोल था। उससे पहले वो क्या करता था, 1 शॉट दिखता था, यूट्यूब में उठा के 1 शॉट दिखता था। 1 शॉट आप कभी भी देखेंगे वो आधी चीजें आपको ध्यान रहेंगी, आधी चीजें वो कॉपी में कुछ लिख के नहीं आ रहा था। तो हमेशा आपको देखना है बच्चा जब पढ़े तो उस समय पढ़ने के टाइम पे आप फोन मत दीजिए उसको, है ना। उसका स्ट्रगल एक्चुअल में कुर्सी मेज पे होना चाहिए। आजकल मेनली ये जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है, बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, बस 1 शॉट देखता है और पेरेंट्स को लगता है नहीं वो यूट्यूब पे कुछ पढ़ रहा है, और एक्चुअल में वो पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की उसको चाहिए। तो यहाँ पे पेरेंटिंग का रोल है। प्लस जिस समय वो पढ़ रहा है तो आपने ये भी देखना है कि उसने पूरा एंड ऑफ द डे कितना अचीव किया। जैसे कि वो मेरे पास बैठा, वो मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि भाई पहले पूरे दिन में तुमने 20 क्वेश्चन बनाए। मैंने कहा ये तो बिल्कुल कोई एफिशिएंसी नहीं है तुम्हारी। तो मैंने उसके दिमाग में वो बात डाली कि 20 क्वेश्चन इट इज़ नॉट अ फ्रूटफुल डे फॉर यू। मैंने कहा इसमें मुझे आउटपुट चाहिए। तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि जब उसने डे में दिया है तो एंड ऑफ द डे उसने अचीव क्या किया है। और ये मॉनिटरिंग अगर आप 9th से करेंगे तो मुझे नहीं लगता उसको ब्रांच जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें वो एक्सेल करेगा। हर ब्रांच का अपना अपना एक फ्लेवर है, ठीक है। अब मैं साइंस से हूँ तो मैं साइंस के लिए बोलूँगा क्योंकि मुझे साइंस के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता हैं, ठीक है। साइंस से रिलेटेड स्कोप भी ऑब्वियस है, ज़्यादा भी है। तो बच्चा अगर इस प्रेशर में साइंस नहीं ले रहा है कि भाई मेरी कोई सब्जेक्ट वीक है, तो मुझे लगता है वहाँ पे 9th से ध्यान देने की जरूरत है, तो बच्चे का ये पॉइंट नहीं आएगा। और जहाँ इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन में भी हैं, इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में भी चले गए, अभी मैं ये सेकंड सेगमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। एक वो बच्चा है जो कि 11th में 12th में, उसकी बात अभी मैं एंड करके मैं उस बच्चे की भी बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से एम हमारा हाई होना चाहिए सर। एम हमारा हाई नहीं होगा तो हम फिर कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे ढंग से। एम हाई कैसे बनाएं? जैसे कि बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसको ऑब्वियस है सर, एक सिंपल सी है कि अगर निशाना तानना है तो सूरज पे तानो, नहीं लगा तो चांद पे जाके तो लगेगा। अगर हम फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, तो हमें कोई ना कोई एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा सर। क्यों करना पड़ेगा? एग्जाम निकले ना निकले वो आपका करेक्टर बिल्ड करेगा, आपको सिखाएगा कि प्रेशर कैसे होता है एग्जाम की। वो एग्जाम आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आपका एग्जाम निकलना इज सेकेंडरी, वो एग्जाम की जो प्रिपरेशन होगी वो भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अब मैक्सिमम पेरेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई एग्जाम टफ है, इसको हम बच्चे के ऊपर, हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा। सर आप मुझे बताइएगा, मैं एक कॉलेज गया था, वहां पे कॉलेज में इटसेल्फ वो कॉलेज बंद होने की कगार पे था। उस कॉलेज में 3 बच्चे बैठे थे उस समय, क्योंकि वो कॉलेज बंद होने, मैं उस जगह मेरा एक सेशन था, तो उन्होंने कहा सर लेंगे क्या? मैंने कहा जब मैं आ गया हूँ तो मैं अपना दूंगा। 3 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे प्रिपरेशन उस सेशन की वजह से प्रिपरेशन की, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाइड किया उसने, वो शाहजहांपुर का लड़का है। तो आप नहीं कह सकते हैं जिस बच्चे ने कभी 10th नहीं किया, 12th नहीं किया। मैं
बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में गया हूँ जहाँ पे बच्चा एक्चुअल में कुछ नहीं जानता था और उसने सब कुछ अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको सही टाइम पे सही चीज़ मैंने बताई। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कमिटमेंट है, कमिटमेंट कैसा कि आप अगर अपना 0.99 को 1.01 कर सकते हैं तो सर यहाँ पर ही बस गेम है। 0.99 तो सभी कुछ होते हैं, वो 1.01 अगर हम अपने को कर लेते हैं, फर्क बस थोड़ा सा है मैथमेटिक्स के हिसाब से, लेकिन ये 365 अगर हम इसके ऊपर लगा देंगे तो ये बनता है 37 और ये बनता है 0.00057। तो इतना डिफरेंस आता है सर, केवल और केवल कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो कंसिस्टेंट एफर्ट ऑलवेज पेड। ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहिए, आपका एफर्ट हमेशा आपको पे करेंगे। लेकिन सर अगर मैं ये कहूँ कि एक जैसे हम लोग स्कूल टाइम की बात करूँ, स्कूल टाइम पे जब एक 10th में एक बच्चा पास आउट होता है, उसका 55% 60% आए, काफ़ी लोग नहीं हो पाते हैं अवेलेबल कि उनको साइंस भी मिले, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्ट्रीम भी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो मोरल डाउन कर लेते हैं। हालांकि वो एजुकेशनली उनका IQ किसी का भी कम नहीं होता किसी बच्चे का, लेकिन उसके बाद एक पीयर प्रेशर या चीज़ें उनको ऐसे ढालने लगती है कि नहीं चीज़ें मुश्किल है आपके लिए, अब वहाँ से बच्चा डाउन ही होते हुए चले जाता है। तो ऐसे बच्चे को कहीं ना कहीं अंदर होता है कि हाँ मुझे करने का मन है, बट जब भी वो कुछ करने जाता है या फिर कह सकते हैं कि हमें आसपास में ही पीयर प्रेशर में हमारे पेरेंट्स हो गए या वो हो गए, उसी बात का ट्रॉमा देते रहते हैं कि हाँ 10th में ये हो गया या इस समय पे आपके एग्जाम्स नहीं निकले। तो उस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकता है एक स्टूडेंट अगर मैं कहूँ, और कैसे वो माइंड को अपने शार्प कर सकता है? क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जिनके 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं आए, फिर उसके बाद वो बड़े लॉयर्स, बड़े बिजनेसमैन, बहुत कुछ उन्होंने बड़ा किया। तो सर एक स्टूडेंट कैसे कर सकता है अपने माइंड को थोड़ा शार्प कि वो बड़ा सोच पाए आफ्टर अ बिग लॉस? राइट सर, यहाँ पर मैटर करती है, मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ, एक मानवेंद्र पाल, एक ऋषभ शर्मा और एक अक्षय कमल पाठक। ये तीनों बच्चे आपके बहुत हाई फाई स्कूल से नहीं पढ़े और इन तीनों की परसेंटेज भी कोई भाई हाई फाई नहीं है, 60 50 65 के अंडर में परसेंटेजेस हैं। मैंने ये तीनों बच्चे आज की डेट में एक NTPC में है और एक 80 लाख के पैकेज पे है और एक इसरो में है। सर इनके ही कॉलेज के जो बच्चे थे जिनके 90% थे, 9.5 CGPA था, इनका CGPA भी कोई ज़्यादा नहीं था, वो बच्चे आज की डेट में भी जॉब के लिए 3-4 साल घर बैठे और स्ट्रगल किया और अभी भी छोटी मोटी जॉब में अपनी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस किया। लेकिन ये जो 3 बच्चे थे, मैंने एग्जांपल लेके आपको कोट इसलिए किया, मैंने हमेशा देखा कि इनके घर पे भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था। इवन इसमें से एक स्टूडेंट ने तो घर के प्रेशर की वजह से अपना एक सुभाष नगर में रूम लेके रहता था और प्रिपरेशन वहाँ बैठ के करता था कि घर में बहुत टेंशन रहती है। बहुत ही सस्ता सा रूम, केवल वहाँ पे एक लाइट और पूरे टाइम। और सर जब हमने इन बच्चों को पढ़ाया ना, तो इनको केवल एक बात थी कि हमें करना है। सर बहुत छोटे से रूम में जहाँ पे हमें अगर टीचर भी निकलता था तो हमें निकलने के लिए भी सारे बच्चों को पहले बाहर जाना पड़ता था, इतना स्पेस होता था उस रूम में। और वहाँ पे बैठ के वो बच्चे हमेशा मेहनत करते थे और बाहर निकल के भी उन्की बातें केवल याद रहती थी कि सिलेक्शन कैसे होगा। और एक जो चीज़ इन सारी मुसीबतों पे भारी पड़ती वो होती स्माइल। उन्होंने कभी भी संघर्ष करते समय अपनी स्माइल अपने चेहरे से लूज नहीं की। मेरे को अभी भी याद है जब भी वो बाहर निकलते थे तो कहते थे कि सर हो जाएगा। मेरे को टेंशन रहती थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। सर मैंने वो बैच मेरे लिए पहला था बरेली का। उस बैच को जब मैंने पढ़ाया, उस बैच की जो मैंने क्वालिटी फिर ऑब्जर्व की, क्योंकि जो पहले चाइल्ड होता है ना उसकी आपको सारे इमोशन ध्यान रहते हैं। तो मेरे को अभी भी याद आता है जब मैं उनको ऑल दी बेस्ट बोलने गया था तब भी उनके चेहरे पे स्माइल थी कि सर आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। अब ये समझिएगा, आजकल मैं देखता हूँ यूथ के चेहरे से टेंशन झलक रही है। तो आप एक्सर्शन में काम नहीं कर सकते। घर वाले सबके सुनाते हैं सर, कोई घर वाले नहीं ऐसे हैं जिसको, मेरे पिताजी ने भी जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी बात करनी बंद कर दी थी। प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आज सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। तो सर प्रेशर सबके ऊपर होता है वो, लेकिन आपको उसका जवाब से देना होता है, अपने केवल और केवल संघर्ष से देना पड़ता है। अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर मेहनत करके देना होता है और प्लस इसके अलावा एक स्माइल से देना होता है। सारी सॉल्यूशन सर स्माइल से आएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस और फेथ। आप फोकस करिए और जो चीज कर रहे हैं उस पर फेथ लगातार करिए। ऐसा ना करिए कि आप 5 महीने तो कुछ कर रहे हैं, 3 महीने कुछ कर रहे हैं, फिर 2 महीने कुछ कर रहे हैं। आप फेथ रखिए, उससे रिजल्ट आएगा सर।
ग्रेट सर। आई थिंक सो कि हमने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज को और स्टूडेंट्स को इंसाइट दिए रिगार्डिंग आईआईटी, आईआईएम एंड वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं बाय टेकिंग द राइट डिसीजंस और फोकस कैसे हो सकते हैं। एंड सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट वाज ग्रेट हैविंग यू, एंड आई थिंक सो वी विल हैव अनदर कन्वर्सेशन समडे रिगार्डिंग आईआईटी, मोर डीप कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर